हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 70 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 57। टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 57। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन में जो है वो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। एक पॉइंट तो आपको इसमें क्लियर होगा डिविडेंड से रिलेटेड कि हम डिविडेंड को हमने इस क्वेश्चन में क्यों एडजस्ट नहीं किया है, प्लस दूसरा पॉइंट आपको क्लियर होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का पॉइंट। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 38 जब हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 38 जब हमने सॉल्व किया था तो मैंने आपको इसमें बताया था कि डिविडेंड का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 57 में भी जो है वो आता है। तो ध्यान से समझिएगा कि क्या पॉइंट है डिविडेंड का। प्लस जब मैंने आपको प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का पॉइंट जो है वो सॉल्व करवाया था क्वेश्चन नंबर 34 में, तब भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 57 में भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। सो ध्यान से समझिएगा कि क्या पॉइंट है इस क्वेश्चन में डिविडेंड का और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बार सारा क्वेश्चन रीड करेंगे कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो एक बैलेंस शीट को ऑलरेडी जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए आपको जो है वो नोट नंबर 1 क्वेश्चन में मेंशन है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं नोट नंबर 1 में हमें क्या क्या आइटम्स गिवन है। शेयर कैपिटल में आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये दोनों ही जो कैपिटल्स हैं हम इन्हें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करते हैं। इन्हें मैंने आपको जो है वो पार्ट 3 में जो है वो समझाया था। 10% प्रीफिक्स आपको गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे। ये डिविडेंड का प्रीफिक्स है कि आपको 10% डिविडेंड पे करना है। अब इसे एडजस्ट करना है नहीं करना है वो हम आगे क्वेश्चन में जो है वो समझेंगे। उसके बाद आपको गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए भी आपको जो है वो नोट नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है। नोट नंबर 2 में आपको गिवन है सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद आपको गिवन है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व को हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जर्नल रिजर्व को कैसे एडजस्ट किया जाता है ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 20 क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो समझाया है आपको इन डिटेल। उसके बाद आपको गिवन है सरप्लस। सरप्लस में आपको गिवन है बैलेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस जो हैं वो आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसे हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करेंगे। अब इसे कैसे यूज करते हैं ये मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 5 में जो है वो समझाया है। कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 5 जो है वो उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको गिवन है 8% डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है वो हमारी एक तरह की बोरोड कैपिटल का पार्ट होते हैं। सो हम इन्हें भी जो है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे। मैंने आपको पार्ट 3 में इनके बारे में बताया था। प्लस आपको एक प्रीफिक्स जो है वो यहाँ पर गिवन है 8% का। इस प्रीफिक्स को कैसे एडजस्ट करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 39 और पार्ट 40 में इन डिटेल जो है वो समझा चुकी हूँ। उसके बाद आपको गिवन है करंट लायबिलिटीज।
करंट लाइबिलिटीज में आपको गिवन है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपको गिवन है 8% बैंक लोन। मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो समझाया था पार्ट 3 में भी कि बैंक लोन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है, किसी भी तरह का लोन है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है, हम उसे हमेशा जो है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो इंक्लूड करते हैं। बैंक लोन हमेशा आपकी जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म है या फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म है। उसके बाद गिवन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स को हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल जो है वो सॉल्व करते हैं। WC मीन्स वर्किंग कैपिटल। इसे कैसे एडजस्ट किया जाता है ये मैंने आपको पार्ट 7 में जो है वो इन डिटेल समझाया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए आपको जो है वो नोट नंबर 3 क्वेश्चन में मेंशन है। चलिए चेक करते हैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पार्ट 9 में समझाई थी। हम इसे जो है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं। सो हम इसका अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको पार्ट 9 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं एसेट साइड की तरफ। एसेट्स में आपको सबसे पहले गिवन है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपको सबसे पहले गिवन है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में जो है वो आपको गिवन है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट मीन्स जितने भी हमारे जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, उन सभी के बैलेंसेस आपको इकट्ठा एक ही नेम के अंडर दे दिए गए हैं टेंजिबल एसेट्स के। साथ में आपको जो है वो नेट वर्ड मेंशन है। नेट वर्ड का मतलब है कि हम हमारा जो टेंजिबल एसेट्स की अकाउंट है वो रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर मैंने आपको पार्ट 30 में जो एडजस्टमेंट समझाई थी एसेट्स के अकाउंट की, हम उसे जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे कि हम अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमें गिवन है क्वेश्चन में इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में आपको गिवन है गुडविल, ठीक है। गुडविल को हम हमारी जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस हम इसे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी इंक्लूड कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक एक्टिविटी में ही जो है वो हम इसे यूज करते हैं। तो जब हम इसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें इसे किस एक्टिविटी में लिखना है। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो गुडविल के बारे में तो आप जो है वो पार्ट 21 क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उसे चेक कर सकते हैं, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हम इंक्लूड करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 35 क्वेश्चन नंबर 24 से जो है वो मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको गिवन है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को हम इंक्लूड करते हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। क्यों इंक्लूड करते हैं ये आपको पार्ट 57 क्वेश्चन नंबर 44 से जो है वो क्लियर हो जाएगा, आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। इन दोनों आइटम्स को हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल सॉल्व करते हैं, और इसे मैंने जो है वो पार्ट 7 में समझाया है। उसके बाद लास्ट में आपको गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसे हम जो है वो एट दी एंड यूज करते हैं जब हमने हमारा क्वेश्चन जो है वो उसे कंप्लीट करना है। अब आपको बैलेंस शीट के बाद जो है वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आपको एसेट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, तो जब हम एसेट का अकाउंट बनाएंगे तब हम इसे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आपको इनकम टैक्स ऑफ ₹45,000 वॉज प्रोवाइडेड गिवन है। प्रोवाइडेड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पार्ट 9 में कि आपको मेड जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो हम पेड को एज अ बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि हमने नए डिबेंचर्स जो है वो इशू करे हैं 1 अक्टूबर को,
और बैंक लोन हमने रीपे कर दिया है ऑन सेम डेट, मींस 1 अक्टूबर को हमने जो है वो बैंक लोन रीपे कर दिया है। तो हम इस एडजस्टमेंट को यूज करेंगे जब हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और बैंक लोन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और फिर लास्ट में आपको एडजस्टमेंट बताई गई है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम आगे समझेंगे कि हम इसे किस तरह से जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो अब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि हमने किस पॉइंट को जो है वो कहाँ पर मेंशन करना है, किस एक्टिविटी में आना है। अब हम जो है वो हमारे सबसे पहले वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद जो है वो हम हमारे फेयर नोट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। चलिए हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। हम इस वर्किंग नोट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो पार्ट 5 से जो है वो मिल जाएगी। पार्ट 5 में मैंने आपको जो पॉइंट नंबर 3 समझाया था हम उसे यूज करके जो है वो इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे। सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस चाहे हमें बैलेंस शीट में गिवन हो या फिर हमें चाहे जो है वो नोट्स टू अकाउंट में गिवन हो, हम वहां पर पॉइंट नंबर 3 ही जो है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। उसके बाद हम यहाँ से माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए आपको क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का वो आपको ऑलरेडी नेगेटिव में गिवन है। ठीक है, नेगेटिव में गिवन है और हमने इसे करना भी जो है वो माइनस है। ठीक है, अगर मैं आपको इस तरह से यहाँ पर लिख के दिखाऊं 1,50,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, हमने इसमें से माइनस करना है ओपनिंग बैलेंस जो हमें ऑलरेडी ही नेगेटिव का गिवन है। इस तरह से जो है ये लिखोगा। ठीक है, तो 1,50,000 माइनस माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा 1,40,000। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा 2,90,000 जो है वो हमारी अमाउंट बनेगी। तो यहाँ पर 2,90,000 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर आपको ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव में गिवन हो तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर इस तरह से अमाउंट आएगी। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ आइटम्स प्लस करते हैं और कुछ जो है वो माइनस करते हैं। अब आपको खुद ही क्वेश्चन में ढूंढना होता है कि आपने क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। आपको क्वेश्चन में ध्यान दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के जो है वो बैलेंसेस गिवन है, तो हमें इसका जो है वो अकाउंट प्रिपेयर करना है। अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा ये आपको पार्ट 9 से क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 50,000। उसके बाद हम एक वर्ड यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। ये मेड जो है वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है 45,000। उसके बाद हम यहाँ से टू बैंक पेड जो है वो हम उसे एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। पार्ट 9 चेक कर लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां से मिल जाएगी। अब इस अकाउंट को कंप्लीट कीजिए। क्रेडिट साइड का टोटल है 85,000 और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 35,000 का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 35,000, तो यहाँ पर आ गया 85,000 टोटल और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये टू बैंक पेड है हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस करते हैं। लास्ट में जहां हम लिखते हैं माइनस टैक्स पेड वहां से हम इसे माइनस करेंगे और जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड है इसे हम जो है वो प्लस करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इट मीन्स ये यहाँ पर जो है वो ऊपर आ जाएगा। प्लस कर दीजिए यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ब्रैकेट में लिख दीजिए मेड और साथ में मेंशन कर दीजिए वर्किंग नोट नंबर 2 से आपने इसे जो है वो फाइंड आउट किया है 45
30,000। आपको जर्नल रिजर्व के भी जो है वो बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, तो चलिए इसका भी अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। जर्नल रिजर्व का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 20 क्वेश्चन नंबर 11 से जो है वो मिल जाएगी। बैलेंसेस आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब हमें सिर्फ अपने अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। और यहाँ पर टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है और क्रेडिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 30,000 का, तो हम इस 30,000 को डाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नेम से, और साथ में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। आप चाहें तो एप्रोप्रिएशन को स्किप भी कर सकते हैं, लिख भी देंगे तो भी ठीक है। और जो हमारा ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डिफरेंस बैलेंस डाला है, हम इसे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ऐड करना है, ऐड क्यों किया है, ये इस तरह डिफरेंस यहाँ पर क्यों डाला है बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नेम से, ये आपको पार्ट 20 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000। अब चेक कीजिए क्या कोई और आइटम हमने जो है वो यहाँ पर लिखनी है। आपको देखिए क्वेश्चन में जो है वो प्रीफिक्स गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ 10% का। इसका तो यही मतलब है कि हमें डिविडेंड जो है वो एडजस्ट करना है हमारे क्वेश्चन में हमारी शेयर कैपिटल के ऊपर, बट हम इस क्वेश्चन में जो है वो डिविडेंड को एडजस्ट नहीं करेंगे हमारी शेयर कैपिटल के ऊपर। इसका एक रीज़न है, अगर आपको याद हो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 38 में जो है वो समझाया था कि अगर हमारे पास ओपनिंग ईयर में जो है वो लॉस है, क्वेश्चन नंबर 38 में मैंने आपको ये समझाया था, अगर हमारे पास ओपनिंग ईयर में लॉस है, ठीक है, तो हम उस साल जो है वो डिविडेंड को एडजस्ट हमारे क्वेश्चन में नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट 38 में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे ओपनिंग ईयर में जो है वो हमारे पास लॉस है, तो आपको चेक करना है अपने क्वेश्चन में कि क्या हमने डिविडेंड को प्रपोज किया है क्वेश्चन में या नहीं किया है। अगर हम डिविडेंड को प्रपोज कर चुके हैं, अगर डिविडेंड जो है वो प्रपोज्ड हो चुका है, तो हमें डिविडेंड जो है वो पे करना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में, तो हमें डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम डिविडेंड नेक्स्ट ईयर अब पे करेंगे। ठीक है, तो अगर प्रपोज्ड हो चुका है तो हमें डिविडेंड पे इस साल करना ही पड़ेगा। बट अगर हमने डिविडेंड जो है वो अभी तक प्रपोज नहीं किया है, तो हम डिविडेंड जो है वो पे नहीं करेंगे, इट मीन्स हम अपने क्वेश्चन में कहीं भी डिविडेंड वर्ड जो है वो नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि प्रपोज ही नहीं किया है। हमें डिविडेंड पहले एक साल प्रपोज करना पड़ता है, जैसा मैंने आपको जो है वो पार्ट 10 में समझाया था कि हमें डिविडेंड पहले प्रपोज करना पड़ता है एक साल का, फिर नेक्स्ट ईयर जाकर हम उसे पे कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में चेक करना होता है कि क्या डिविडेंड प्रपोज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसमें आपको क्वेश्चन में हिंट है आपके पास कि हमने डिविडेंड को जो है वो प्रपोज किया है। ये मैंने आपको इन डिटेल जो है वो क्वेश्चन नंबर 38 में बता दिया था कि कैसे हमें क्लियर हुआ कि हम डिविडेंड प्रपोज कर चुके हैं। आप वहां से एक बार जरूर चेक करें। तो हमें क्वेश्चन में जो है वो डिविडेंड को लिखना पड़ा, तो हमें डिविडेंड को एडजस्ट करना पड़ा हमारे क्वेश्चन में। बट यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 57 में कहीं भी कोई भी हिंट नहीं है कि हमने डिविडेंड प्रपोज किया है या फिर नहीं किया है। आप चेक कीजिए, आपको सिर्फ एक प्रीफिक्स दिया गया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ कि इतना डिविडेंड हम पे करेंगे, बट हमें क्वेश्चन में जो है वो ओपनिंग ईयर में लॉस गिवन है।
चेक कीजिए, ओपनिंग ईयर में हमें लॉस गिवन है 1,40,000 का, और क्वेश्चन में कहीं कोई हिंट नहीं है कि हमने डिविडेंड प्रपोज किया है या फिर नहीं किया है। तो इट मीन्स हम इस क्वेश्चन में कहीं भी डिविडेंड को नहीं लिखेंगे क्योंकि डिविडेंड प्रपोज नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको खुद ही ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ओपनिंग ईयर में लॉस है तो डिविडेंड पे करना है या नहीं करना है। तो चेक कीजिए क्या डिविडेंड प्रपोज किया गया है। अगर कर दिया गया है तो डिविडेंड एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर प्रपोज नहीं हुआ है तो डिविडेंड को एडजस्ट नहीं करना है आपको अपने क्वेश्चन में। डिविडेंड के जो ये 3 पॉइंट्स हैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 38 और 57 में जो है ये मिलेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस में जो है वो आपको ओपनिंग ईयर में लॉस गिवन है और तीनों में ही जो है वो डिविडेंड का पॉइंट आता है एडजस्ट करने को। तो आप एक बार इन तीनों क्वेश्चन को आराम से बैठकर सॉल्व कीजिए, ध्यान से समझिए। मैं ये दोनों क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है वो सॉल्व करवा चुकी हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डिविडेंड का क्या पॉइंट आपको ध्यान में हमेशा रखना है। ओके लर्नर्स, तो यही रीज़न है क्योंकि डिविडेंड प्रपोज नहीं किया गया है तो हम उसे जो है वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। कोई कहीं भी क्वेश्चन में डिविडेंड अब नहीं आएगा। तो बस यही 3 आइटम्स जो है वो यहाँ पर आनी है। इन तीनों को आप प्लस कर लीजिए और आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3,65,000 का। और ये हमारे पास हमारी अमाउंट आई है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस डिविडेंड के पॉइंट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है। और आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 38 को जो है वो ज़रूर सॉल्व करें। आगे चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट। टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट कैसे बनेगा, आपको क्वेश्चन में जो है वो साथ में नेट वर्ड मेंशन है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर पार्ट 30 में जो मैंने आपको समझाया था हम उसके अकॉर्डिंग जो है इस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 6,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 8,60,000 का। उसके बाद आपको देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो है वो एडजस्टमेंट गिवन है एसेट से रिलेटेड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट पॉइंट है, आपको बताया गया है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 60,000। अब आपको यहाँ पर मशीन की बात जो है वो की गई है। मशीन जो है वो हमारे टेंजिबल एसेट्स के ही अंडर आएगा तो आपने इसे इसी अकाउंट में ही जो है वो एडजस्ट करना है अगर आपको अलग से जो है वो मशीनरी के बैलेंसेस गिवन नहीं है। सबसे पहले देखिए आपको बताया गया है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000। सो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 60,000 ऑन विच डेप्रीसिएशन चार्ज्ड वॉज ₹20,000, जिसके ऊपर हमने 20,000 की डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज की है। डेप्रीसिएशन चार्ज की, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इक्वल टू हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू या फिर नेट वैल्यू, तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो वो हमारे पास आ जाएगी 40,000। अब हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू है 40,000 की। उसके बाद आपको बताया गया है वॉज सोल्ड एट 50% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का जितना 50% है उसके ऊपर हमने जो है वो हमारी मशीन को बेच दिया। बुक वैल्यू हमारी कितनी है 40,000। इट मीन्स 40,000 का 50% वो होगा 20,000। इट मीन्स 20,000 पर जो है वो हमने हमारी मशीन को बेच दिया। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें 20,000 का जो है वो लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। 40,000 की आइटम को हमने 20,000 पर बेच दिया तो हमें 20,000 का जो है वो लॉस हुआ है हमारे क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा आपको उसने बोला है जो सेल वैल्यू है वो 50% ऑफ बुक वैल्यू है या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू। बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, नेट वैल्यू सबका मतलब सेम ही होता है। तो 40,000 का 50% कर दिया हमने, वो आया 20,000, वो बन गई हमारी सेल वैल्यू। अब चलिए इस सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो हम हमारे ऊपर जो है वो अकाउंट में फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा
सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक सेल। सेल वैल्यू हमें पता चली 20,000। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल, लॉस हुआ है 20,000 का। उसके बाद अकाउंट में जब हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं एसेट का, तो उसमें एक आइटम और आती है जिसे हम कहते हैं बाय डेप्रीसिएशन। जो डेप्रीसिएशन जो है वो पूरे साल की होती है, फॉर फुल ईयर। पूरे साल की कितनी डेप्रीसिएशन जो है वो लगी है हमारे एसेट के ऊपर। आपको देखिए रीजनल इंफॉर्मेशन में गिवन है फर्स्ट पॉइंट की लास्ट लाइन, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स जो है वो आपको दी गई है। ये जो है ये आपको पूरे साल की डेप्रीसिएशन दी गई है कि पूरे टेंजिबल एसेट्स के ऊपर कितनी डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज की गई है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस 60,000 के साथ और जो ये 20,000 की डेप्रीसिएशन गिवन है। ये जो 20,000 की डेप्रीसिएशन है ये सिर्फ सेलिंग पार्ट के ऊपर गिवन है, जो मशीन का पार्ट हमने बेचा है। ठीक है, और ये है पूरे साल की डेप्रीसिएशन 60,000। हमें इस 60,000 को जो है वो यहाँ पर अपने अकाउंट में लिखना है। अब हमने सारी आइटम्स को मेंशन कर लिया है। अब हमें जो है वो अपना अकाउंट चेक करना है, बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया। क्रेडिट साइड का टोटल है 9,60,000 और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 3,40,000 का। तो हम इसे डाल देंगे टू बैंक परचेज के नेम से और साथ में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। इट मीन्स हमने मशीन का कुछ पार्ट बेचा भी है और कुछ पार्ट जो है वो हमने खरीदा भी है। इधर हम एक और आइटम आ सकती थी जो है टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल, पर हमने उसमें जो है वो अपना बैलेंसिंग फिगर नहीं डाला है क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है वो लॉस डाल चुके हैं। प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक आइटम ही जो है वो आपको अकाउंट में लिखनी है, तो एक ही आइटम बची डालने वाली, तो हमने उसमें डिफरेंस डाल दिया टू बैंक परचेज। अब जो ये टू बैंक परचेज है इसे हम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हम इसके साथ जो है वो आउटफ्लो शो करेंगे। जो बाय बैंक सेल है इसे हम शो करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो के साथ, क्योंकि सेल किया है तो सेल करने से पैसा बिजनेस में आएगा। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल है ये, और जो ये बाय डेप्रीसिएशन हमने डाला है, इन दोनों आइटम्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो है वो ऐड करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। लॉस ऑन सेल को भी और बाय डेप्रीसिएशन को भी, इन दोनों आइटम्स को जो है वो आपको ऐड करना है। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट, गुडविल का अकाउंट। इस अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो पार्ट 21 क्वेश्चन नंबर 12 से मिल जाएगी, तो आप एक बार इन पार्ट्स को जो है वो चेक कर सकते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कोई और एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स हमने जो है वो अकाउंट को अब बैलेंस करना है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पर बच रहा है 25,000 और इसे हम डाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ के नेम से। रिटर्न ऑफ के नेम से साथ में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। हमने इसे राइट ऑफ क्यों किया है ये आपको पार्ट 21 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस है इसे हम इंक्लूड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और हम इसे जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि रिटर्न ऑफ जो होता है वो हमारा एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। आगे है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कैसे बनता है इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो पार्ट 35 क्वेश्चन नंबर 24 से जो है वो मिल जाएगी। सबसे पहले बैलेंसेस को हमने जो है वो लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद क्वेश्चन में कोई और एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो इट मीन्स हमें इसका अकाउंट भी अब जो है वो बैलेंस करना है। टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है 1,25,000 और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 45,000 का। 45,000 का, तो हम इसे डाल देंगे टू बैंक परचेज के नेम से। टू बैंक
परचेज के नेम से और ब्रैकेट में लिख दिया बैलेंसिंग फिगर, और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। हम इधर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं डाल सकते थे क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया नहीं गया है कि हमने कुछ सामान बेचा है या नहीं बेचा है, तो प्रॉफिट हम नहीं डाल सकते अकाउंट में। तो एक ही आइटम बची डालने के लिए, जो है टू बैंक परचेज। और जो ये टू बैंक हमने लिखा है, हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज एन आउटफ्लो, कि हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट को परचेज करा है, परचेज करने से जो है वो बिजनेस में से आउटफ्लो होगा। आप चाहें तो इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते थे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट को, क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का गिवन है 80,000 और क्लोजिंग है 1,25,000। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बैलेंस बढ़ गया है। बैलेंस कब बढ़ेगा? जब हम नई इन्वेस्टमेंट और जो है वो परचेज करेंगे। ठीक है, 80,000 से 1,25,000 कैसे होगा? जब हम और इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा भी फाइंड आउट कर सकते थे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको आपके सोल्यूशन में लिखना है 45,000। उसके बाद है 8% बैंक लोन। बैंक लोन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, आपको उसे जो है वो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही इंक्लूड करना है, और इसका अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे हम लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट जो है वो बनाते हैं। तो ये मैंने पार्ट 45 क्वेश्चन नंबर 32 में विद जर्नल एंट्री समझाया है, तो आप एक बार इसे चेक जरूर करें। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, कोई एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अकाउंट को बैलेंस करना है। डिफरेंस जो है वो बच रहा है आपका डेबिट साइड के ऊपर, तो हम यहाँ पर डाल देंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर और साथ में लिख देंगे रीपेमेंट ऑफ लोन। हमने लोन की रीपेमेंट जो है वो कर दी है और आपका अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और जो ये टू बैंक हमने लिखा है, हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज एन आउटफ्लो नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हम रीपेमेंट करेंगे। रीपेमेंट करने से जो है वो हमारे बिजनेस में से आउटफ्लो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। आप इसे भी चाहे तो ओरली ही सॉल्व कर सकते थे। 50,000 ओपनिंग बैलेंस है, 40,000 क्लोजिंग बैलेंस है। हमारे लोन का बैलेंस कम हो गया है। लोन का बैलेंस कम कब होगा? जब हम कुछ लोन जो है वो रीपे कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमने जो है वो लोन को रीपे जो है वो किया है 10,000। डिफरेंस लिखना है आपको दोनों अमाउंट्स का। आगे चलते हैं 8% डिबेंचर्स के लोन की तरफ, 8% डिबेंचर्स के अकाउंट की तरफ। डिबेंचर्स का अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं ये मैंने आपको पार्ट 46 क्वेश्चन नंबर 33 में इन डिटेल समझाया था। कोई भी डाउट हो तो आप इस पार्ट को चेक कर सकते हैं। बैलेंसेस आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो है वो लिखा गया है कि हमने डिबेंचर्स को जो है वो इशू करा है ऑन 1 अक्टूबर। हमने जो है वो डिबेंचर्स को रेज किया है। हमने यहाँ पर लिख दिया बाय बैंक रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको अमाउंट नहीं बताई गई है कि आपने कितने डिबेंचर्स को जो है वो रेज किया है। इशू वर्ड लिखा गया है आपके क्वेश्चन में। इशू और रेज दोनों का सेम ही जो है वो मीनिंग है। तो यहाँ पर पता नहीं है कि कितनी अमाउंट से रेज करें हैं, तो जितना बैलेंस यहाँ पर बचेगा हम वो सारा ही जो है वो रेजिंग में डाल देंगे। जैसे यहाँ पर है 2,60,000 और इधर जो है इस साइड जो है वो डिफरेंस आपका बच रहा है 1,10,000 का, तो हम पूरा 1,10,000 ही जो है वो रेजिंग में डाल देंगे कि हमने 1,10,000 के डिबेंचर्स को रेज किया है। अब जो ये बाय बैंक हमने रेज किया है, हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज एन इनफ्लो पॉजिटिव अमाउंट के साथ, क्योंकि हमने नए डिबेंचर्स रेज करे हैं। रेज करने से बिजनेस में पैसा आता है। ये पॉइंट एक मिस हो गया। आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि जो 8% बैंक लोन है हमारे पास, हमने उसे जो है वो रीपे किया है। मिस हो गया ये पॉइंट, हमने उसे रीपे किया है। रीपे मीन्स टू बैंक
हमने रीपे किया है, और कितनी अमाउंट रीपे करी है वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो हमने बाकी जो है वो डिफरेंस जितना बचा वो हमने सारा रीपेमेंट में डाल दिया। ओके लर्नर्स, अब आगे चलते हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल के अकाउंट की तरफ। इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये आपको पार्ट 46 क्वेश्चन 33 से ही जो है वो क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप इस पार्ट को चेक कर सकते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको यहाँ पर गिवन है। इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स आपको अब अपना जो अकाउंट है उसे कंप्लीट करना है। टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 1 लाख का, तो हमने यहाँ पर डाल दिया बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिख दिया रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, और आपका जो ये अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया है। अब जो ये बाय बैंक है आपको इसे इंक्लूड करना है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव अमाउंट के साथ, क्योंकि बिजनेस में पैसा जो है वो आएगा जब हम नए शेयर्स जो है वो इशू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझिएगा। अब हम सॉल्व करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का पॉइंट। ये पॉइंट मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी समझाया था क्वेश्चन नंबर 34 में। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो चेक नहीं किया है तो आप इसे चेक पहले जरूर करें, और उसके बाद जो है वो आप ये वाला पॉइंट जो हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे उसे सॉल्व करें। मैंने क्वेश्चन नंबर 34 में इन डिटेल समझाया है कि हम इस पॉइंट को प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को जो है वो किस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 34 में बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने जो है वो प्रीमियम के ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है, तो आपको इसका अकाउंट जो है वो क्वेश्चन में प्रिपेयर नहीं करना है। इस केस में आपको ना ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाना है, ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के जो बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको इसका भी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो हमें अकाउंट में जो है वो प्रीमियम को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। तो हम इजी रखेंगे अपने क्वेश्चन को, तो मैं आपको ओरली ही बताऊंगी कि हमें इसे जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम वही पॉइंट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 34 में जो है वो समझा था। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हम कितने प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रिडीम कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। तो इट मीन्स पहले थे 3 लाख, अब हो गए हैं 2 लाख। बैलेंस जो है वो कम हो रहा है। इट मीन्स हमने जो है वो 1 लाख के डिबेंचर्स जो है वो रिडीम कर दिए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हमने जो है वो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को जो है वो रिडीम कर दिया है। अब हमें पता चला क्वेश्चन में कि हमने जो है वो प्रीमियम के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वो आपको क्वेश्चन में जो है वो बताया गया है कि हमने 5% प्रीमियम के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है। इट मीन्स कि जितने हमने ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे हैं, हमने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे हैं, तो 1 लाख का आपको जो है वो 5% फाइंड आउट करना है। 1 लाख का 5% होगा 5,000 रुपीज। इट मीन्स हमने 5,000 जो है वो प्रीमियम पे किया है जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा। बच्चे गलती करते हैं, वो 1 लाख की जगह जो है वो ओपनिंग बैलेंस का जो है वो प्रीमियम फाइंड आउट कर लेते हैं। नहीं, जितने शेयर्स हमने रिडीम करे हैं, 1 लाख के शेयर्स रिडीम करे हैं, तो 1 लाख के ऊपर ही जो है वो आपको आपका प्रीमियम जो है वो फाइंड आउट करना होता।
करना होता है। तो ध्यान रखिए ये 5000 जो है वो आपका प्रीमियम आएगा। अब उसके बाद पॉइंट आता है क्वेश्चन में, चलिए एक और पॉइंट यहाँ पर साथ ही में सॉल्व कर लेते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसका भी हमें अब अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है जब हम प्रीमियम के ऊपर रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को। सो आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 10,000। तो इट मीन्स कि पहले बैलेंस नहीं था अब है, पहले नहीं था अब है। इट मीन्स हमने जो है वो 10,000 का प्रीमियम जो है वो रेज किया है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए रेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये 10,000। ठीक है। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 34 में जो है वो समझाया था, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है, हम इसे किस में से जो है वो एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी जो है वो समझाया है इन डिटेल कि हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को जो है वो दो तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आप इसे जो है वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट करें, या फिर आप इसे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से जो है वो आप इसे एडजस्ट करें। आपको खुद ही क्वेश्चन में जो है वो फाइंड आउट करना होता है कि आपको इसे किस में से जो है वो एडजस्ट करना है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 34 में भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 57 में जो है वो आपको क्लियर होगा कि हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में से किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हम इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था कि हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से ही एडजस्ट करते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के जो है वो बैलेंसेस गिवन है, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैलेंसेस गिवन है, बट आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का वो गिवन नहीं है, वो गिवन नहीं है, उसका बैलेंस जो है वो नील है, 0 है। हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से तभी एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। मैं दोबारा बता रही हूं, हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से तभी एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस होना जरूरी है, बट इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस जो है वो गिवन नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। इट मीन्स हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ ओपनिंग में बैलेंस ही नहीं है, तो हम इसे किस में से एडजस्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस का होना जरूरी है अगर हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को जो है वो एडजस्ट करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में नील है। तो इट मीन्स हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट नहीं कर सकते। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, बट इससे हमें पता चला कि हम इसे इसमें से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास एक ही पॉइंट बचा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हम इसे अब प्रॉफिट एंड लॉस में से ही जो है वो हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को एडजस्ट करेंगे। अब अगर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में से एडजस्ट करेंगे तो हम इसे जो है वो दो जगह पर लिखेंगे। एक हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो है वो प्लस करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। और दूसरा ट्रीटमेंट होगा इसका, हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा क्योंकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है।
ठीक है, हम प्रीमियम जो पे करेंगे हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो है वो डेबिट साइड पर शो करेंगे एज अ एक्सपेंस। तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया जिसकी वजह से हमें इसे ऐड करना है, और क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेट करता है, हम पे कर रहे हैं तो हम इसे जो है वो नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। तो ये दो ट्रीटमेंट अब आपको यहाँ पर करने हैं। यही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 34 में भी बताया था कि दो जगह पर हम इसे क्वेश्चन नंबर 57 में जो है वो एडजस्ट करेंगे। अब अगर हम इसे जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट करते, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस कुछ गिवन था, तो इसे हमने जो है वो एक ही जगह पर लिखना था, जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से हमने इसे माइनस करना था। ठीक है, अगर तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में से एडजस्ट हो रहा है तो ये दो जगह पर आएगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर ही ये आएगा। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम किस तरह से जो है वो ट्रीट करेंगे। हमने क्वेश्चन में 5000 जो है वो फाइंड आउट किया है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो 5000 प्लस हो जाएगा और 5000 ही माइनस हो जाएगा। अगर हम इसे इसमें से एडजस्ट कर पाते इस क्वेश्चन में तो 5000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो आना था। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट जो मैंने आपको अभी समझाया है। एक और पॉइंट जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि अगर हम इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट कर पाते, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस में हमें कुछ वैल्यू गिवन होती तो क्या हमें फिर उसका अकाउंट बनाने की जरूरत थी, तो क्या हम उसका अकाउंट प्रिपेयर करते? नो, आपको उस केस में भी जो है वो अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशंस आपको इसी तरह से ही उस केस में भी करनी है। रिडेम्पशन फाइंड आउट करिए, फिर प्रीमियम फाइंड आउट कीजिए कितना है, और फिर इसी तरह से ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी आप सॉल्व कर लीजिए विदाउट अकाउंट। अमाउंट्स फिर भी जो है वो सारी सेम ही रहेंगी, फिर भी 5000 ही जो है वो आपको सिर्फ एक ही जगह पर लिखना है। उस केस में भी आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ही आप ओरली जो है ये तीनों पॉइंट्स सॉल्व कर लीजिए जैसे हमने इस केस में किए हैं। कुछ अलग से आपको अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है। अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, हम इसे एज अ आउटफ्लो जो है वो शो करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ये दो जगह पर आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने रेज करा है तो इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो हम पॉजिटिव अमाउंट के साथ लिखेंगे। अब चलिए एक लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए रह गया है, जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो हम यहाँ पर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये मैं ऑलरेडी जो है वो आपको पार्ट 39 और पार्ट 40 में इन डिटेल जो है वो समझा चुकी हूँ। इस क्वेश्चन में हम केस नंबर 7 एंड केस नंबर 8 जो मैंने आपको समझाया था पार्ट 39 और 40 में, उसे हम जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप पहले 39 और 40 पार्ट्स जो है वो जरूर चेक करें। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सबसे पहले देखिए आपको जो है वो क्वेश्चन में बताया गया है, हमारे पास जो है वो डिबेंचर्स हैं 1 अप्रैल 2019 को 1,50,000। उसके बाद हमने जो है वो नए डिबेंचर्स इशू करे हैं, डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2019 को 1,10,000 के। ये हमें अकाउंट से पता चला था कि हमने 1,10,000 के जो है वो डिबेंचर्स इशू करे हैं। फिर हमारे पास जो है वो डिबेंचर्स बचे 31 मार्च 2020 को 2,60,000 के। मैंने आपको टोटल 2 तरीके से बताया था कि हम किस तरह से ये इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से बता दूंगी, जो आपको इजी लगे आप उसे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए डिबेंचर्स 1 अप्रैल को थे, हमें मंथ्स कैलकुलेट करने हैं अप टू 31 मार्च कितने बनते हैं। तो सबसे पहले
आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितने मंथ्स बनते हैं, हम इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू 1,50,000। प्रीफिक्स देखिए आपको डिवेंचर्स के आगे क्वेश्चन में गिवन है 8%, तो इट मीन्स 8% इंटरेस्ट लगेगा मल्टीप्लाइड बाय 12/12। पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000 टोटल जो है वो हमारा इंटरेस्ट आया है डिबेंचर्स के ऊपर। उसके बाद हमने 1 अक्टूबर को नए डिबेंचर्स इशू करे। अब 1 अक्टूबर टू 31 मार्च जो है वो आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा 1,10,000, प्रीफिक्स सेम रहेगा 8%, और 1 अक्टूबर टू 31 मार्च जो है वो कितने महीने बनते हैं, 6 मंथ्स। तो हम यहाँ पर 6 मंथ्स का जो है वो इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका इंटरेस्ट आएगा 4,400। तो इट मीन्स जो हमारे पास 1 अप्रैल को थे उनके ऊपर 12,000 का इंटरेस्ट, जो नए इशू करे उनके ऊपर 4,400 का इंटरेस्ट। तो इट मीन्स हमारे पास टोटल इंटरेस्ट हो गया 16,400 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप चाहो तो इसे एक और तरीके से भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम इसे किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास डिबेंचर्स थे 1 अप्रैल 19 को 1,50,000 के, ठीक है। उसके बाद हमने नए डिबेंचर्स इशू करे। डिबेंचर्स हमने इशू करे 1 अक्टूबर 2019 को। इट मीन्स कि हमारे पास बिगिनिंग के डिबेंचर्स अभी पड़े हुए थे 1,50,000 के, ये थे, प्लस हमारे पास हमने जो नए इशू कर दिए वो है 1,10,000 के, जो हमें अकाउंट से पता चला। इट मीन्स 1 अक्टूबर को हमारे पास टोटल डिबेंचर्स हो गए थे 2,60,000 के, ठीक है। हमारे पास टोटल 2,60,000 के डिबेंचर्स बन गए थे 1 अक्टूबर को, ठीक है। फिर हमारे पास हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च 2020 थे हमारे पास 2,60,000 के। ये हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले 1 अप्रैल को हमारे पास 1,50,000 थे। उसके बाद हमने नए डिबेंचर्स इशू कर दिए 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर के बाद टोटल हमारे पास कितने डिबेंचर्स बने, 2,60,000। 150 जो पहले ही पड़े हुए थे, 1,10,000 हमने जो है वो नए इशू कर दिए, तो टोटल 260 बने। अब आपने इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए जो हमारे पास ये 1,50,000 के डिबेंचर्स थे, हाँ, ये हमारे पास कितनी देर तक रहे, 1 अक्टूबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो हमारे डिबेंचर्स टोटल 260 बन गए थे। तो 150 सिर्फ और सिर्फ 1 अक्टूबर तक ही जो है वो हमारे पास रहे हैं। तो इट मीन्स कि अब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्ट आएगा 1,50,000 का, प्रीफिक्स है 8% इंटू 6/12। अप्रैल टू अक्टूबर जो है वो 6 मंथ्स बनेंगे। तो यहाँ पर आपका टोटल जो है वो इंटरेस्ट आएगा 6,000 टोटल इंटरेस्ट आया है आपका। अब उसके बाद जो हमारे पास ये डिबेंचर्स हैं 1 अक्टूबर को, अब 1 अक्टूबर को डिबेंचर्स हैं टोटल 260। अब आपको फाइंड करना है कि अक्टूबर टू मार्च हमारे पास कितने टोटल मंथ्स बनते हैं। अब इंटरेस्ट आपको इस 260 के ऊपर कैलकुलेट करना है। देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू 2,60,000, 8% प्रीफिक्स है, अक्टूबर टू मार्च जो है वो 6 मंथ्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट बनेगा 1,04,00। अब आप टोटल कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 1,64,00। आंसर जो है वो दोनों ही तरीकों से सेम आएगा। आप किसी भी मेथड को चाहे तो आप ऑप्ट कर लें, दोनों से ही। इससे भी 1,64,00 आया है और इससे भी जो है वो 1,64,00 ही आया है। अब जो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट है उन्हें आपको 2 जगह पर लिखना है। सबसे पहले आपको इसे प्लस करना है
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और सेकेंड ट्रीटमेंट है आपको इसे माइनस करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से। अब चलिए लास्ट पॉइंट बचा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, उसे भी हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको बैंक लोन के बारे में क्वेश्चन में बताया गया है कि बैंक लोन ऑन 1 अप्रैल 2019 जो है वो आपके पास है 50,000 का। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने बैंक लोन जो है वो रीपे कर दिया है, ठीक है। बैंक लोन रीपेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 को 10,000 का, ठीक है। फिर हमारे पास बैलेंस बचा है बैंक लोन का ऑन 31 मार्च 2020 जो है 40,000 का। अब आपको इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मेट है, आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। जो हमारे पास ये 1 अप्रैल का लोन है ये हमारे पास 31 मार्च तक रहा है, तो अप टू 31 मार्च जो है वो आपको इसका इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। देयरफॉर इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर 50,000। प्रीफिक्स क्वेश्चन में चेक कीजिए, गिवन है 8% इंटू 12/12, पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर आएगा। तो इसका इंटरेस्ट जो है वो आपका बनेगा टोटल 4,000। ये 4,000 हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमने बैंक लोन जो है वो रीपे कर दिया 1 अक्टूबर को, ठीक है। ये जो 4,000 है ये हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। 50,000 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट लगा 4,000, बट हमने इस 50,000 में से 10,000 का इंटरेस्ट जो है लोन जो है वो रीपे कर दिया है। तो इट मीन्स अब हम इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से जो है वो इसका इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास से ऑलरेडी जा चुकी है हम उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट अब पे नहीं करेंगे। तो इट मीन्स इसका इंटरेस्ट आएगा 10,000 के ऊपर 8% प्रीफिक्स अप टू 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। कितने मंथ्स बनते हैं? 6 मंथ। तो यहाँ पर हम 6 महीनों का इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि हमें 6 महीनों का इंटरेस्ट जो है वो इस 10,000 के ऊपर पे नहीं करना है। तो वो आपका बनेगा 400 रुपीज़। इसे माइनस कर दीजिए तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगी 3600। ये आई है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट, जो आपको आपके क्वेश्चन में एडजस्ट करनी है, ठीक है। जो ये 4,000 था ये टोटल इंटरेस्ट था आपका, कि टोटल 50 के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपका जो है वो बनता है। पर इस 50 में से 10,000 हमने जो है वो साल के बीच में रीपे कर दिया, तो अब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो इसका इंटरेस्ट हमने जो है वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा 3600। कोई भी डाउट हो इस पॉइंट में तो आप एक बार पार्ट 39 और 40 जरूर चेक करें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। आपका अगर कोई भी डाउट होगा यहाँ पर तो वो आपका पार्ट 40 और 39 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब चलिए एक और तरीका है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम एक और तरह से जो है वो बैंक लोन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास बैंक लोन 1 अप्रैल को था 50,000 का, ठीक है। हमने बैंक लोन रीपे कर दिया 1 अक्टूबर को 10,000 का। तो अब हमारे पास 1 अक्टूबर को कितना बैलेंस बचा? 40,000। 50,000 ओपनिंग बैलेंस था जिसमें से 10,000 रीपे कर दिया, और 40,000 जो था वो अब हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। तो अब आपको इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास ये 50,000 था ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही रहा है, क्योंकि 1 अक्टूबर से तो हमारा बैलेंस जो है वो 40,000 हो गया था। तो इट मीन्स ये 50,000 जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर तक ही रहा है। तो हम इसके ऊपर जो है वो अक्टूबर तक का ही इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा 50,000। 8% प्रीफिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। अप्रैल टू अक्टूबर जो है वो 6 मंथ्स बनते हैं, तो हमने यहाँ पर जो है वो 6 महीने का इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जो आया 2,000 रुपीज़।
उसके बाद 1 अक्टूबर को हमारे पास 40,000 का बैलेंस बचा। अब ये 40,000 हमारे पास 31 मार्च तक रहा है, तो इसके ऊपर अप टू 31 मार्च तक जो है वो हम मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। तो इट मीन्स इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट आएगा 40,000 इंटू 8% इंटू 6/12। अक्टूबर टू मार्च जो है वो 6 मंथ्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो आपका आ जाएगा 1600। तब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 2000 प्लस 1600, तो आपका टोटल इंटरेस्ट जो है वो बनेगा 3600 इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब आंसर आपका जो है वो सेम आया है, इससे भी 3600 और इससे भी 3600। तो आप दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसे जो है वो यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, जो ये हमारा फर्स्ट टाइप थी इसमें हमने पहले 12 महीने का इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है, उसमें से फिर आपको माइनस करना है जो हम रीपे कर चुके हैं। ठीक है, पर जो हमारी दूसरी टाइप थी उसमें हमने जो है वो हाफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करा है, पहले इन 6 महीनों का और फिर बाकी के 6 महीनों का। तो आपको यहाँ पर दोनों का इंटरेस्ट हमने जो है वो प्लस किया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें जब भी आप सॉल्व करें। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 39 और पार्ट 40 जो है वो चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन का भी जो ट्रीटमेंट है वो सेम है जो मैंने अभी आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का समझाया है। इसे जो है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से एक माइनस करेंगे, प्लस हम इसे जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो चलिए लर्नर्स, अब हमने हमारे सभी वर्किंग नोट्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम जो है वो हमारे फेयर नोट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। यहाँ पर आपको जो है वो अपना क्लोजिंग ईयर जो है वो मेंशन करना होता है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जिसे हमने हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 में जो है वो सॉल्व किया था और जिसका आंसर आया है 3,65,000। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर प्लस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। अब आपको क्वेश्चन में से खुद ही ढूंढकर यहाँ पर सारी आइटम्स को जो है वो फिल करना है। चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सभी आइटम्स को जो है वो नोट डाउन कर लिया है। आप भी पहले एक बार खुद नोट डाउन ट्राई करें और फिर उसके बाद जो है वो आप यहाँ से एक बार अपना आंसर जो है वो चेक करें। नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर्स आपको साथ में ज़रूर मेंशन करने हैं कि आपने कौन सी आइटम को जो है वो किस वर्किंग नोट से लिखा है। तो मैंने यहाँ पर सबको जो है वो नोट डाउन कर लिया है। आप भी एक बार चेक ज़रूर कर लें। कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो है वो हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इट मीन्स अब बस आपको इन्हीं सब आइटम्स का टोटल करना है और उन्हें यहाँ पर लिखना है बाहर आउटर कॉलम में। तो इन सब का टोटल बनेगा आपका 1,30,000। अब 1,30,000 को जो है वो आपको प्लस करना है 3,65,000 के साथ। तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 495,000। ये आपके पास वैल्यू आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। इसमें हम प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को और माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को प्लस और इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम माइनस करते हैं। अब यहाँ पर जो आइटम्स आएंगी वो आपको बैलेंस शीट से लिखनी है जो आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में आएंगी। अब देखिए करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक लोन था, ये हम ऑलरेडी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिख चुके हैं, तो अब हम इसे दोबारा किसी और एक्टिविटी में नहीं लिखेंगे। ट्रेड पेबल्स आपको गिवन है, ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000। हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं 10,000 से। जब भी हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम इसे जो है वो प्लस करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। और इसके बाद आपको गिवन है इन्वेंट्रीज करंट एसेट में
ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग है 1,95,000 का। हमारी जो इन्वेंट्री है वो भी इंक्रीज हो रही है 95,000 से, दोनों का डिफरेंस है 95,000। जब भी हमारा करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं, तो माइनस हो जाएगा 95,000। ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम है, इट मीन्स उसमें कुछ भी जो है वो चेंज नहीं हुआ है, तो इसकी कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो क्वेश्चन में नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों वैल्यूज को जो है वो नोट डाउन कर लिया है। यही दो आइटम्स आएंगी यहाँ पर। अब बस आप इन दोनों को प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट जो है वो बाहर लिख लें आउटर कॉलम में। तो यहाँ पर आ जाएगा 85,000 नेगेटिव में, इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद। अब आपको 495,000 में से माइनस करना है 85,000 को, तो आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस और यहाँ पर आएगा आंसर 4,10,000। अब चलिए इससे आगे की एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो हमारे पास आया है 4,10,000। इसमें से हम माइनस करते हैं माइनस टैक्स पेड। टैक्स पेड हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट नंबर 2 से, जिसकी वैल्यू है 35,000। इसे आपको जो है वो यहाँ से माइनस करना है और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 3,75,000 कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसके बाद प्लस करने हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स को और माइनस करना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। दोनों की वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स यही आपका फाइनल आंसर होगा 375,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है बी और सी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये भी पॉइंट्स मैंने आपको साथ साथ ही बता दिए थे कि कौन से पॉइंट को हमने कहाँ पर किस एक्टिविटी में लिखना है। चलिए अब हम उन्हें जो है वो फिल कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सभी आइटम्स को जो है वो नोट डाउन कर लिया है। आप भी पहले एक बार खुद नोट डाउन करें और फिर यहाँ से आप अपना जो है वो आंसर एक बार चेक करें। तो आप देख सकते हैं 3 ही आइटम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यहाँ पर आएंगी जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करी हुई है। साइंस का आप खास तौर पर जरूर ध्यान रखें। इन तीनों को प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 3,65,000 नेगेटिव में। नेगेटिव में आया है तो आपको यहाँ पर लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ जो है सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी आइटम्स को जो है वो नोट डाउन कर लिया है। आप पहले एक बार खुद करें और फिर यहाँ से जो है वो आप अपना आंसर चेक करें। वर्किंग नोट नंबर लिखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट नंबर जो है वो जरूर मेंशन करने हैं। इन सभी आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद जो है वो आपका आंसर आएगा 85,000 पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आया है तो इट मीन्स आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमने यहाँ पर तीनों एक्टिविटीज को जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हम जो है वो टोटल कैलकुलेट करते हैं ए प्लस बी और प्लस सी का। जैसे कि ए पार्ट का आंसर आया है आपका, फाइंड आउट करना है नेट इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये फाइंड आउट होगा ए प्लस बी प्लस सी से। ए पार्ट का आपका आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 375,000। उसके बाद बी पार्ट का आंसर है 365,000 नेगेटिव में और फिर उसके बाद पॉजिटिव में है 85,000। आप इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर लीजिए इस तरह से। इसे सॉल्व करके जो है वो आपका फाइनल आंसर आएगा 95,000 पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आया है तो इट मीन्स आपको लिखना है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आपको चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन से ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। सबसे पहले देखिए आपको गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 15,000। उसके बाद गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 25,000। दोनों को टोटल कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 40,000। अब आपको प्लस करना है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये जो है वो आपका आंसर इक्वल आएगा 1,35,000 के। 1,35,000 के। अब
हमने चेक करना है कि हमारा ये आंसर ठीक है या फिर नहीं है। ये जो आंसर होता है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल आना जरूरी है। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है क्लोजिंग बैलेंस जो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के गिवन है। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपको 5000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 1,30,000 और 1,30,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 1,35,000। इट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। हमने बिल्कुल ठीक तरह से जो है वो सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपको आपके फाइनल एग्जाम में इस क्वेश्चन में से जो है वो 6/6 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। बाकी करंट इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया है ये आप एक बार जो है वो पार्ट 57 जो है वो आप उसे ज़रूर चेक करें, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। पार्ट 57 जिसमें क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो हमने सॉल्व किया है। आई होप लर्नर्स आपको अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में जो है वो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था डिविडेंड का और दूसरा था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपकी जो क्वेरी है उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।